Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 24th June 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about UK Prime Minister resigns. Important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. इस टॉपिक को हम लोग रिलेट करके देख सकते हैं विद द सब टॉपिक गिवन इन जीएस पेपर 2 दैट इज कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद अदर कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड. सो करंट न्यूज ये है कि की स्टारमर हैज फॉर्मली रिजाइंड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूके. ही हैज आल्सो रिजाइंड एज अ लीडर ऑफ लेबर पार्टी. तो यूके के अंदर अभी लेबर पार्टी की सरकार है और की स्टारमर हैज रिजाइंड फ्रॉम बोथ पोजीशंस, लीडर ऑफ द लेबर पार्टी एज वेल एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके. उन्होंने रिजाइन किया क्यों? इसके पीछे कुछ कारण बताए जा रहे हैं जिस कारण से इनके और इनके कैबिनेट मिनिस्टर्स के ऊपर दबाव बन रहा था. सो पहला कारण बताया जा रहा है फ्रीबीज गेट स्कैंडल. यहाँ पे फ्रीबीज शब्द थोड़ा अलग तरीके से इस्तेमाल हुआ है. फ्रीबीज हियर हैज बीन यूज्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ए लॉट ऑफ गिफ्ट बाय स्टारमर एंड हिज कैबिनेट मिनिस्टर्स. तो बहुत सारा गिफ्ट ये लोग ले रहे थे अलग अलग कंपनियों से, बड़े बड़े लोगों से. इनको फ्रीली गिफ्ट मिल रहा था. इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करने, बहुत सारा गिफ्ट इन्होंने एक्सेप्ट किया तो उसको एक तरीके से ब्राइबरी की तरह देखा गया और इस कारण से पार्लियामेंट में इनके खिलाफ दबाव बनना शुरू हो गया. दूसरा है एप्स्टीन फाइल्स स्कैंडल. एप्स्टीन फाइल से सीधा सीधा कीर स्टारमर का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कीर स्टारमर ने साल 2024 में लॉर्ड पीटर मैंडलसन को अपॉइंट किया एज यूकेज एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट्स, despite knowing the fact कि मैंडलसन is related with जेफरी एप्स्टीन. तो एप्स्टीन फाइल्स में मैंडलसन का नाम है, ये सब जानते हुए भी मैंडलसन इज क्लोजली रिलेटेड विथ जेफरी एप्स्टीन, ये सब जानते हुए भी लॉर्ड पीटर मैंडलसन को कीर स्टारमर ने अपॉइंट किया आज यूकेज एम्बेसडर टू द यूएस. बाद में जब एप्स्टीन फाइल्स का मामला काफ़ी बढ़ गया इसी साल 2026 के शुरुआत में, तो तब से कीर स्टारमर की सरकार के ऊपर दबाव बनना शुरू हो गया. इन सब कारणों से फ्रीबीज का कारण है या एप्स्टीन फाइल्स स्कैंडल वाला मामला है जिसमें लॉर्ड पीटर मैंडलसन का नाम है, इनडायरेक्टली की स्टारमर वाज क्रिटिसाइज्ड. इन सब कारणों से रिसेंटली वहाँ पे जो लोकल इलेक्शंस हुए उसमें लेबर पार्टी का परफॉर्मेंस काफ़ी खराब रहा और ये एक फाइनल, जिसको कहते हैं ना नेल इन द कॉफिन, ये फाइनल नेल इन द कॉफिन बना पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द लेबर पार्टी इन लोकल इलेक्शंस, जिसके बाद से कीर स्टारमर के ऊपर बहुत सारा दबाव बनने लगा और उनको अब रिजाइन करना पड़ा है. तो वहाँ पे लेबर पार्टी ही पावर में है. देखिए, लेबर पार्टी साल 2024 में इलेक्शन जीत करके आई. 650 में से 412 सीट लेबर पार्टी ने जीता. तो साल 2024 में वो पावर में आई. 14 साल का जो लगातार कंजर्वेटिव पार्टी का रूल था उसको खत्म किया लेबर पार्टी ने 2024 में और उसके बाद प्रधानमंत्री बने कीर स्टारमर. तो लेबर पार्टी अगले 5 साल तक पावर में रहेगी 2024 से लेकर के 2029 तक, लेकिन कीर स्टारमर विल हैव टू रिजाइन एंड समवन एल्स फ्रॉम लेबर पार्टी विल नाउ होल्ड द पोस्ट. तो यूके के अंदर अगर हम बात करें वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम की, तो दे फॉर्मली फॉलो मल्टी पार्टी सिस्टम. यहाँ की यानी कि वहाँ पे अलग अलग पार्टियाँ हो सकती हैं और इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं. तो फॉर्मली या ऑफिशियली दे आर मल्टी पार्टी सिस्टम, बट प्रैक्टिकली वहाँ पे 2 ही डोमिनेंट पार्टियाँ हैं, बाकी सारी पार्टियाँ बस नाम की हैं. तो देर आर 2 डोमिनेंट मेजर पार्टीज इन यूके पॉलिटिकल सिस्टम, दैट इज कंजर्वेटिव्स एंड द लेबर पार्टी. यूके का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम कैसे काम करता है थोड़ा वो समझते हैं. कैसे वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को बीच में ही हटाया जा सकता है वो सब समझते हैं. देखिए, यूके हैज़ बाई कैमरल सिस्टम, यानी कि वहाँ पे भी 2 हाउसेस हैं, लेजिस्लेटिव बॉडीज 2 हैं भारत की तरह ही. जैसे भारत में लोकसभा एंड राज्यसभा है, मेकिंग इंडिया अ बाई कैमरल पॉलिटिकल सिस्टम, वैसे ही यूके के अंदर बाई कैमरल पॉलिटिकल सिस्टम है. हाउस ऑफ कॉमन जिसको कहा जाता है लोअर हाउस एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स जिसको कहा जाता है अपर हाउस. हाउस ऑफ कॉमन के अंदर 650 सीटें हैं और यहाँ पे जिसको मेजॉरिटी मिलती है हाउस ऑफ कॉमन में, वही पार्टी सरकार बनाती है. सो हाउस ऑफ कॉमन कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट. यहाँ पे यूके की जनता चुन करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भेजती है. मेंबर्स आर चोजन थ्रू जनरल इलेक्शंस
एंड दे होल्ड द प्राइमरी लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल पावर। ज़्यादातर जो लेजिस्लेटिव पावर है वो हाउस ऑफ कॉमन के पास ही है। प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स कम फ्रॉम दिस हाउस ओनली, एंड this house has ultimately power to override the other house as far as legislative matters are concerned. तो ध्यान देने वाली बात यह है कि हाउस ऑफ कॉमन इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट लेजिस्लेटिव बॉडी इन यूके एज फार एज लॉ मेकिंग एक्टिविटी इज कंसर्न। वहाँ पे जो दूसरा हाउस है हाउस ऑफ लॉर्ड, जिसको अपर हाउस कहा जाता है, यहाँ पे मेंबर्स आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड। यहाँ पे मेंबर्स इलेक्ट होकर के नहीं आते। देयर आर सम मेंबर्स हु आर नोन एज लाइफ पीयर्स, मतलब उनको वहाँ के जो यूके की मोनार्क हैं वो अपॉइंट कर देते हैं फॉर द लाइफ टाइम, नॉमिनेट कर देते हैं फॉर द लाइफ टाइम। कोई अकेडमिशियन है, कोई बिजनेसमैन है, कोई करियर सिविल सर्वेंट है, उसको लाइफ टाइम के लिए हाउस ऑफ लॉर्ड का मेंबर बना दिया। देयर आर सम हेरिडेटरी पोजीशंस आल्सो, while there are some bishops of the Church of England who also get membership या position in House of Lords. House of Lords के पास कोई बहुत strong legislative power नहीं है. They just have advisory power as far as legislative activity is concerned. They at most can delay the bills, but they cannot permanently block them. तो इससे हमें एक बात समझ आ रही है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स राज्यसभा जैसा काम नहीं करता है। हाउस ऑफ कॉमन जो है वो लोकसभा जैसा जरूर है, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स राज्यसभा जैसा नहीं है। हमारे देश में बाई कैमरल सिस्टम है, लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा के पास बहुत सारे सब्सटेंशियल लेजिस्लेटिव पावर हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस राज्यसभा कैन ब्लॉक अ बिल फ्रॉम गेटिंग पास्ड। उसके अलावा राज्यसभा का मुख्य मकसद है स्टेट्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, इसीलिए तो उसको कहा जाता है राज्यसभा। इंश्योर करना कि फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम फॉलो हो हमारे देश के अंदर। कोई भी कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा ना बना दे, यूनियन लेजिस्लेचर ऐसा ना बना दे जो स्टेट्स के पावर एंड जुरिडिक्शन को इंक्रोच कर रहा हो। तो भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए राज्यसभा एक इम्पॉर्टेंट एंटिटी है। लेकिन यूके के अंदर तो आपको पता है देयर इज नो फेडरल स्ट्रक्चर, तो वहां पे फिर राज्यसभा जैसी कोई बॉडी नहीं है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि वहां पे बाई कैमरल फीचर्स हैं, बट हाउस ऑफ लॉर्ड इज नॉट लाइक राज्यसभा। दूसरा, भारत और यूके के पॉलिटिकल सिस्टम में मुख्य अंतर ये है कि इंडिया हैज ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दैट इज व्हाई ऑल द विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी आर बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे देश के अंदर जो कॉन्सेप्ट फॉलो होता है उसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी, जबकि ब्रिटेन, यूके डज नॉट हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। उनका अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो वहाँ पे जो लेजिस्लेचर्स हैं जो कानून बना देते हैं, उस कानून की जो सैंक्टिटी है, ग्रेविटी है, दैट इज इक्विवेलेंट टू एनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो सरल भाषा में कहें तो वहाँ पे जो ऑर्डिनरी लॉज हैं यूके के अंदर, उनको भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की तरह ही ट्रीट किया जाता है, सिंस देयर इज नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इस कारण से आप कह सकते हैं कि यूके के अंदर द पार्लियामेंट इज द मोस्ट पावरफुल बॉडी। पार्लियामेंट से ऊपर कुछ है ही नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट जो भी कानून बना दे वही संविधान है। इसीलिए भारत के अंदर जो कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है उसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी, लेकिन यूके के अंदर जो कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है उसको कहा जा रहा है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। उसके अलावा ऑफ कोर्स इंडिया इज ए रिपब्लिकन स्टेट, यानी कि हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इज इलेक्टेड बाय द पीपल, नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, बट इलेक्टेड बाय द पीपल। इट इज नॉट ए हेरिडेटरी पोजीशन। जबकि ब्रिटेन फॉलो करता है द कॉन्सेप्ट ऑफ constitutional monarchy, means the head of the state, that is King Charles III, is not elected by the people. That is a hereditary position, though the king is bound by the constitutional provisions and constitution is also not written. ये सब कुछ अंतर हो गए भारत और यूके के पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर के। अब भारत के अंदर भी और यूके के अंदर भी कोई एक पार्टी चुन करके अगर सरकार बनाती है तो उसके लिए जरूरी है कि लोअर हाउस में उसके पास मेजॉरिटी हो। जनरली फिर वो सरकार 5 साल तक चलती है अगर उसके पास लोअर हाउस में मेजॉरिटी है तो, लेकिन प्रधानमंत्री को बदला जा सकता है बीच में ही। तो यही किया गया है करेंटली इन यूके। द प्राइम मिनिस्टर कैन बी चेंज मिड टर्म। यूके के अंदर क्या होता है कि अगर मान लीजिए जैसे करेंटली लेबर पार्टी के अंदर पीपल, द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ लेबर पार्टी इन हाउस ऑफ कॉमन वे आर नॉट हैप्पी विद कीर स्टारमर, सो 20% ऑफ द मेंबर्स स्टार्टेड अ रिजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ कीर स्टारमर। और उसके बाद फिर वोटिंग हुई विद इन द पार्टी
उसमें मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ लेबर पार्टी उन्होंने वोट किया। ये जो 412 मेंबर्स थे ऑफ लोअर हाउस फ्रॉम लेबर पार्टी, उन्होंने वोट करके फैसला किया कि कीर स्टारमर मस्ट गो। सो द प्राइम मिनिस्टर कैन बी रिमूव्ड इन बिटवीन ऑल्सो। 5 साल के टर्म से पहले भी हटाया जा सकता है दोनों देशों के अंदर। भारत के अंदर इन जनरल इतना इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है कि पार्टी के मेंबर्स मिल करके और प्राइम मिनिस्टर को रिमूव कर दें, इतना नहीं है। लेकिन थ्योरेटिकली द प्राइम मिनिस्टर कैन बी रिमूव्ड। अगर लोग खुश नहीं है या प्राइम मिनिस्टर चाहे तो बीच में ही रिजाइन कर सकते हैं और किसी और को प्रधानमंत्री बना सकते हैं। तो भारत और यूके के पार्लियामेंट्री सिस्टम को या पॉलिटिकल सिस्टम को अगर कंपेयर किया जाए तो ऑफ कोर्स इंडिया के अंदर फॉलो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी और यूके के अंदर फॉलो होता है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। पार्लियामेंट ने जो कह दिया वही वहां पे संविधान है। हेड ऑफ द स्टेट भारत के अंदर और यूके के अंदर दोनों में ही सेरेमोनियल पोजीशन है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन इंडिया इज हेड ऑफ द स्टेट, यूके के अंदर द मोनार्की इज हेड ऑफ द स्टेट। दोनों ही सेरेमोनियल पोजीशन है, मतलब उनके पास डी फैक्टो पावर नहीं है। दोनों देशों में प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर के पास डी फैक्टो पावर है। लेकिन भारत एक रिपब्लिकन स्टेट है जबकि यूके एक मोनार्किकल स्टेट है। स्पीकर की अगर हम बात करें, हाउस ऑफ कॉमन में इन यूके और लोकसभा भारत के अंदर, तो भारत के अंदर जो स्पीकर होते हैं वो उनसे उम्मीद होती है कि वो नॉन पार्टीसन तरीके से काम करें, किसी पार्टी को वो फेवर ना करें। लेकिन द स्पीकर बिलोंग्स टू द रूलिंग पार्टी इन जनरल, तो स्पीकर पार्टी एफिलिएटेड होते हैं। लेकिन यूके के अंदर स्पीकर रिजाइन कर देते हैं अपने पार्टी से, और एक बार जब उन्होंने रिजाइन कर दिया उनकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन ऑफिशियली भी नहीं होती है। नॉन पार्टीसन, पूरी तरीके से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड नहीं होते हैं स्पीकर। और जनरली होता क्या है यूके के अंदर कि स्पीकर हाउस ऑफ कॉमन में चुन के आए, अब वो स्पीकर जो है जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन जीत करके आए हैं इन द हाउस ऑफ कॉमन इलेक्शन, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से अगले बार इलेक्शन में उनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं होगा। प्लीज इस बात को ध्यान से समझिए, इस पे यूपीएससी ने मेंस में प्रश्न पूछा है। मान लीजिए कि यूके का हाउस ऑफ कॉमन का जो स्पीकर है वो तो स्पीकर बनने के बाद अपने पार्टी से रिजाइन कर देता है। अब जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो जीत करके आया है, जिस कारण से वो हाउस ऑफ कॉमन का मेंबर बना था, तभी तो वो स्पीकर भी बन पाया, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जब वो अगले बार इलेक्शन लड़ने जाएंगे, जनरल इलेक्शन, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनको कोई अपोज करने के लिए उनके अगेंस्ट खड़ा नहीं होगा। मतलब वो अनअपोज्ड ही जीत जाएंगे, अगले बार भी फिर उनको स्पीकर बना दिया जाएगा। तो इसीलिए यूके के अंदर कॉन्सेप्ट फॉलो होता है वंस ए स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर। मींस एक बार अगर कोई इंसान स्पीकर बन गया तो वो तब तक स्पीकर बना रह सकता है जब तक वो चाहे, उसको कोई हटा नहीं सकता। तो ये कॉन्सेप्ट जो फॉलो किया जाता है यूके के अंदर, वंस ए स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर, वो इसलिए फॉलो किया जाता है ताकि स्पीकर बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी बायसनेस के अपने काम कर पाए। वोटिंग फ्रीडम की अगर बात करें तो यूके के अंदर जो पार्टियां हैं उनके अंदर इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी बहुत है। एमपीज कैन वोट एज पर देयर कंसाइंस, मींस दे कैन वोट इवन अगेंस्ट देयर पार्टी हाई कमांड, वोट कर सकते हैं। लेकिन भारत के अंदर है एंटी डिफेक्शन लॉ, यहाँ पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है दे हैव टू वोट इन लाइन विथ हाई कमांड, अदरवाइज दे मे फेस डिस्क्वालिफिकेशन एज पर एंटी डिफेक्शन लॉ। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल यूपीएससी ने साल 2023 में पूछा था, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट ब्रिटिश एंड इंडियन अप्रोचेस टू पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। जो हमने डिस्कशन किया उसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। 10 मार्क्स का ही है, 150 वर्ड्स के लिए आपको इनफ कंटेंट मैंने दे दिया है। इफ नीडेड यू कैन रीड द हिंट्स एज वेल। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट अमेंडमेंट इन FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट रूल्स। Important from our syllabus GS paper 2 governance point of view, FCRA Foreign Contribution Regulation Act, ये जो कानून है इसका मुख्य मकसद है कि विदेशों से जो आने वाले कंट्रीब्यूशन है भारत के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, खासकर NGOs के लिए, उनका मिसयूज ना हो, उनको लेजिटिमेट पर्पस के लिए ही इस्तेमाल किया जाए।
ऐसा ना हो कि फॉरेन से फंडिंग आए, भारत में किसी एनजीओ को ऊपर से दिखाया जा रहा है कि एजुकेशनल पर्पस के लिए, और उस फंड का इस्तेमाल किया जाए भारत के अंदर इंटरनल डिस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए, इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए। फंड को रूट करके माओइस्ट को पहुंचाया जाए, टेररिस्ट ग्रुप्स को पहुंचाया जाए, ये सब एक्टिविटी ना हो। इस मकसद से कि फॉरेन कंट्रीब्यूशंस जो आ रहे हैं उनका लेजिटिमेट पर्पस से इस्तेमाल हो, जिस मकसद से लाया गया उसी मकसद से इस्तेमाल हो, इस चीज को इंश्योर कराने के लिए कानून लाया गया है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इस कानून का मकसद है कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बनी रहे फॉरेन डोनेशंस को लेकर के, ताकि हमारे देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी है, सोवरेनिटी है, पब्लिक इंटरेस्ट है, वो हैम्पर ना हो। साथ ही साथ जो फॉरेन पावर्स जो भारत के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे पाकिस्तान, चाइना, उनको प्रिवेंट किया जा सके। सबसे पहले कानून फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लाया गया था 1976 में, लेकिन 2010 में इसको पूरी तरह से ओवरहॉल कर दिया गया। एक नया कानून लाया गया 2010 में, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, which is currently in force. This 2010 law superseded the earlier existing law that was brought in 1976. इस फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को इंप्लीमेंट करने वाली अथॉरिटी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चूंकि मामला इंटरनल सिक्योरिटी का है, इसी कारण से फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के जो भी प्रोविजंस हैं उनको इंप्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें अगर हम देखें तो दिस applies to individuals, associations and NGOs as well as companies who accept foreign contribution. These entities can accept foreign contribution only if they have prior permission and registration with Ministry of Home Affairs. एक बार रजिस्ट्रेशन कराया तो वो रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए वैलिड रहता है और उसके बाद वापस से रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करते हैं भारत की एंटिटीज, इट कैन बी रिसीव्ड ओनली इन वन डेजिग्नेटेड बैंक ब्रांच, दैट इज SBI ब्रांच इन न्यू दिल्ली। तो भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक पर्टिकुलर ब्रांच को एलोकेट किया है, दिल्ली के अंदर एक SBI का ब्रांच है, उसी ब्रांच के अंदर अकाउंट खोलना है तमाम जो भारत के एंटिटीज हैं जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना चाहते हैं, और उसी अकाउंट में फिर वो पैसा भी ले सकते हैं, किसी और अकाउंट में नहीं ले सकते। ये नहीं कि किसी भी पर्सनल अकाउंट में कहीं पे भी खोल दिया बैंक अकाउंट और वहां पे पैसा ले रहे हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन, वन कैन नॉट डू दैट। देयर आर सम प्रोहिबिटेड रेसिपिएंट्स एज वेल, जैसे कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन, जर्नलिस्ट और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, जजेस, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, लेजिस्लेटर्स, पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर ऑफिस बेयरर्स, दे कैन नॉट एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन। एंड देयर इज रेस्ट्रिक्शन ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड एज वेल। जो एनजीओस फॉरेन फंड रिसीव कर रहे हैं, इट मस्ट बी इंश्योर्ड दैट दीज एनजीओस use that fund for that purpose only. Maximum 20% of foreign fund can be used for administrative purposes. जैसे कि मान लीजिए एजुकेशन पर्पस के लिए आपने फॉरेन फंड आपको आया $100 मिलियन का, तो मैक्सिमम उसमें से 20% यानी कि $20 मिलियन आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए चला सकते हैं, बाकी 80% आपको एजुकेशन पर्पस के लिए खर्च करना होगा। ऐसा ना हो कि आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला $100 मिलियन, आपने दिखा दिया कि $80 मिलियन तो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज में खर्च हो गया और आपने उस पैसे को रूट कर दिया टुवर्ड्स टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट। तो इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए इंश्योर किया गया है कि ट्रांसपेरेंसी रहे रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट ऑफ कोर्स जिस मकसद से लाया गया है वो मकसद ये है कि नेशनल सिक्योरिटी बनी रहे और फॉरेन फंड का मिसयूज ना हो, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी बनी रहे इन एनजीओ फंक्शनिंग। लेकिन कुछ नेगेटिव्स भी हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के। स्ट्रिंजेंट रूल्स के कारण बहुत बार भारत के जो एनजीओज हैं उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, उनको ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए भी फंड मिलना होता है फॉरेन एंटिटीज से, लेकिन वो मिल नहीं पाता। तो जेन्युइन वर्क, कहीं फ्लड आ गया, कहीं अर्थक्वेक आ गया, कहीं पे क्रॉप फेलियर हो गया, कहीं पे एजुकेशन को प्रमोट करना है इन बैकवर्ड एरियाज, यहाँ पे जेन्युइनली कोई एनजीओज काम करना चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ स्ट्रिंजेंट norms they are not able to work sometimes. So these are some concerns with respect to FCRA. अब FCRA से रिलेटेड करंट न्यूज देखते हैं। भारत सरकार ने FCRA जो कानून आया था 2010 में, उस कानून को इंप्लीमेंट करने के लिए रूल्स लाए गए थे 2011 में, उन रूल्स में रिसेंटली थोड़ा बदलाव कर दिया है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज ब्रॉट सम अमेंडमेंट इन द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन रूल्स 2011। अब नए नियम क्या हैं, ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। एनजीओज रिसीविंग फॉरेन फंड मस्ट ऑपरेट विद इन द स्पेसिफाइड एक्टिविटीज। तो सरकार ने कहा है कि एनजीओज
फॉरेन फंड सिर्फ 5 एक्टिविटीज के लिए रिसीव कर सकते हैं: educational purpose, economic purpose, religious, social and cultural. So these are the 5 areas in which an NGO is operating can receive foreign fund. और उसमें भी एक्टिविटीज डिफाइन की गई हैं। एजुकेशनल में स्कूल कॉलेज लाइब्रेरी मेंटेन करना है, स्कॉलरशिप देना है, इकोनॉमिक पर्पज से लाइवलीहुड जनरेशन करना है। तो पॉइंट ये है कि 5 ब्रॉडर सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं और उसके अंदर देयर आर लिस्ट ऑफ परमिटेड एक्टिविटीज जिसके लिए एनजीओस फॉरेन फंड रिसीव कर सकते हैं। इसके अलावा किसी और एक्टिविटी के लिए फॉरेन फंड रिसीव नहीं कर सकते एनजीओस। NGOs also must declare all their publications produced during an year, for example, books, magazine, newspaper article. And NGOs, if they are functional in different states, then they must pay separate fees for each state and union territories in which they operate. इस टॉपिक के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Next topic is about E0FIR, important from our syllabus GS paper 3 internal security point of view, especially with respect to cyber security. E0FIR ये जो कॉन्सेप्ट है, इसकी मदद से कोई भी अगर साइबर फ्रॉड होता है जिसमें 10 लाख या उससे ज्यादा का नुकसान हुआ है टू द विक्टिम, उस केस में वो विक्टिम 1930 हेल्पलाइन नंबर से या नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की मदद से कंप्लेन रजिस्टर कर सकता है और वो कंप्लेन अपने आप FIR में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ E0FIR। 10 लाख से ज्यादा का साइबर फ्रॉड हुआ, आप इस हेल्पलाइन नंबर पे या नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे कंप्लेन रजिस्टर कीजिए। ऑटोमेटिकली विथ हेल्प ऑफ दिस कंप्लेन एन FIR विल बी लॉन्च्ड और FIR लॉन्च होने के बाद जो इन्वॉल्व्ड एजेंसीज हैं दे विल स्विंग इनटू एक्शन एंड दे विल टेक एप्रोप्रिएट मेजर्स। तो E0FIR सिस्टम से फायदा ये होगा कि इट विल अवॉइड डिले एंड हेल्प इन स्विफ्ट रिकवरी ऑफ लॉस्ट मनी। विक्टिम विल नॉट नीड टू विजिट पुलिस स्टेशन सेपरेटली इन ऑर्डर टू फाइल FIR। अलग से आपको पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल इट विल स्ट्रेंथन इंडियाज फाइट अगेंस्ट साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड। इसको लॉन्च किया E0FIR का जो कॉन्सेप्ट इसको लॉन्च किया इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर IC4, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर विच वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब देखिए, पहले तो ये E0FIR का कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ था पायलट बेसिस पे इन दिल्ली। करंट न्यूज ये है कि असम गवर्नमेंट हैज आल्सो इनरोल्ड या रोल्ड आउट E0FIR अक्रॉस द स्टेट। E0FIR तो आप समझ गए, साइबर क्राइम से रिलेटेड है। 10 लाख से ज्यादा का अगर फ्रॉड हुआ है तो ऑटोमेटिक आप कंप्लेन रजिस्टर करेंगे, FIR रजिस्टर हो जाएगा। 0FIR का कॉन्सेप्ट भी समझिए। तो देखिए, अगर आपके खिलाफ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस सीरियस ऑफेंसेस को कहा जाता है, जैसे मर्डर, रेप, रॉबरी, डकैती, किडनैपिंग, एब्डक्शन, तो इस केस में अब आपको उस पुलिस स्टेशन में जाने की जरूरत नहीं है जिस ज्यूरिडिक्शन के अंदर ये ऑफेंस हुआ है। आप किसी भी लोकल पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं और FIR रजिस्टर कर सकते हैं। सो 0FIR का कॉन्सेप्ट जो है, इसके हिसाब से FIR कैन बी रजिस्टर्ड एट एनी पुलिस स्टेशन रिस्पेक्टिव ऑफ ज्यूरिडिक्शन एंड वंस द 0FIR इज रजिस्टर्ड देन अब जिस पुलिस स्टेशन में FIR रजिस्टर हुआ है उस पुलिस स्टेशन के जो SHO हैं उनकी जिम्मेदारी है टू ट्रांसफर द केस टू कॉम्पिटेंट पुलिस स्टेशन। आपको ढूंढते नहीं फिरना है कि कहाँ पे हम मुझे कंप्लेन रजिस्टर करना है। तो पहले जो पुलिस वाले घुमा देते थे कि अरे जाइए ये तो हमारे ज्यूरिडिक्शन का है ही नहीं, हमारे थाने का मामला है ही नहीं, अब वो नहीं हो सकता। अब आप 0FIR कर सकते हैं और उसकी मदद से आप कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को रजिस्टर कर सकते हैं, FIR करा सकते हैं किसी भी पुलिस स्टेशन में। 0FIR पे UPSC ने इस साल जो प्रीलिम्स कराया 2026 में, उसमें प्रश्न पूछा। इस क्वेश्चन में मेन बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि 0FIR इज फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए FIR रजिस्टर होता ही नहीं है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए द पुलिस कैन नॉट रजिस्टर रेगुलर FIR एंड दे कैन नॉट स्टार्ट एन इन्वेस्टिगेशन विदाउट परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर आप
रिपोर्ट करेंगे किसी भी पुलिस स्टेशन में, तो पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है, पुलिस लिखती है नॉन कॉग्निजेबल रजिस्टर, एनसीआर, और फिर वो मजिस्ट्रेट से परमिशन लेती है, और मजिस्ट्रेट के परमिशन के बाद वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। तो एफआईआर इज फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट त्रिपुरा's ट्रेडिशनल सारिंद रिसीव्स जीआई टैग। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सारिंदा एक ट्रेडिशनल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है त्रिपुरा का, उसको जीआई टैग मिला है रिसेंटली। सारिंदा की अगर बात करें तो ये एक स्ट्रिंग बेस्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है विच इज जनरली मेड अप फ्रॉम सिंगल ब्लॉक ऑफ वुड या बैम्बू। एक वुड या बैम्बू को लिया जाता है सिंगल ब्लॉक, और उसी में हॉलो स्पेस क्रिएट करके सारिंदा को बनाया जाता है, और इस सारिंदा को प्ले किया जाता है, बजाया जाता है विथ हेल्प ऑफ अ बो। उस बो का ये जो थ्रेड बना होता है, दैट थ्रेड इज मेड अप ऑफ हॉर्स हेयर। इट इज सारिंदा इज प्लेड बाय इंडिजिनस कम्युनिटीज ऑफ त्रिपुरा। सारिंदा के ऊपर ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो प्रश्न था कि contains two or more active pharmaceutical ingredient, that is true. FDCs can considered safer and more effective than their individual components taken separately. ये वो स्टेटमेंट तो जनरली सही होता, बट ये ऑलवेज वर्ड के कारण ये गलत हो गया। रेगुलेटरी अथॉरिटीज in many countries require substantial evidence of the safety and efficacy, that is true. FDCs are often used to simplify treatment regimes and improve patient adherence, so that is also true. So 1, 3, 4 are correct. Gadgil committees with respect to protection of Western Ghat. आरबीआई का जो लेटेस्ट स्टेट ऑफ इकोनॉमी आर्टिकल है उसके हिसाब से दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। स्ट्रॉन्गर देन नॉर्मल मानसून नहीं होने वाला, वीकर देन नॉर्मल मानसून होने वाला है, और हमारा जीडीपी जो ग्रोथ रेट है उसको डाउनवर्ड रिवाइज करके आरबीआई ने कहा कि 6.5% ना होकर के 6.3% होगा। कलमकारी से रिलेटेड पहला और तीसरा स्टेटमेंट गलत सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। श्रीकालहस्ती स्टाइल डज नॉट प्राइमरली रिलाइज ऑन हैंड कर्व्ड वुडन ब्लॉक। नो, ये तो जनरली कॉटन टेक्सटाइल पे होता है और उस पे हैंड बेस्ड कलाकारी होती है श्रीकालहस्ती स्टाइल पे। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ये प्राइमरीली वर्ड के कारण गलत हो गया है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।